स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा की पुस्तक पथ के साथी से सुमित्रा नंदन पंत। सुभद्रा जी के उपरांत मेरे दूसरे परिचित कवि बंधु सुमित्रा नंदन जी ही हैं, परंतु उनसे परिचय की कथा इतनी विचित्र है कि उसके स्मरण मात्र से हंसी आती है। छायावाद के प्रभात का जब प्रथम आलोक प्रहर व्यतीत हो रहा था, तब तक मैं पंकज के पोंछ नैन आयो सुखदैन जानी, अंजन पराग को समीर सीत नाय देत जैसी समस्या पूर्ति बड़ी तन्मयता से कर रही थी। मेरी स्थिति बहुत कुछ उस पक्षी शावक के समान रही होगी जिसे प्रत्येक क्षण बढ़ाने वाले अपने पंखों का स्वयं पता नहीं चलता। जब एक दिन अचानक नीड़ से झांकते झांकते गिरकर वह धरती पर आने के स्थान में सर से उड़ता हुआ ऊंची डाल पर बैठ जाता है, तब उसे पहले पहले उस परिवर्तन की अनुभूति होती है। समस्या पूर्ति में तो मैं बचपन में ही ठोक पीट कर वैद्यराज बना दी गई थी। खड़ी बोली की तुकबंदी मुझे वातावरण से अनायास प्राप्त हो गई, पर दोनों से भिन्न जो एक भाव जगत मेरे भीतर रेखा रेखा करके बन रहा था, उसके प्रति तब तक न मेरी जिज्ञासा थी न बोध। मैं लिखती हूँ, यह संभवतः कोई न जान पाता। यदि सुभद्रा जी ने पता न लगा लिया होता और उनको पता चल जाने के उपरांत किसी से भी छिपाना संभव नहीं था। उस समय प्रयाग में क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज का विशेष महत्व था। यदि किसी छात्रा को परीक्षा में उच्च स्थान मिलता तो उसका क्रॉस वेस्ट की विद्यार्थिनी होना स्वाभाविक था। यदि कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता में विशेष स्थान पाती तो उसका क्रॉस वेस्ट में होना अनिवार्य था। यदि कोई कवि सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करती तो उसका भी क्रॉस वेस्ट से संबंध होना आवश्यक था। संस्था के मंत्री स्वर्गीय श्री जसवंत राय जी के निश्चल वात्सल्य से स्निग्ध और आचार्य कृष्णाबाई तुलास्कर के सात्विकपन से उज्जवल वातावरण ने हम सबको विशालतम परिवार का समभाव और लघुत्तम की देखरेख एक साथ दे डाली थी, जिसमें जो गुण अवगुण था वह न उपेक्षित रह पाता था न अनदेखा। ऐसे वातावरण में जब सुभद्रा जी ने मेरी तुकबंदी रचने की विशेषता की घोषणा कर दी, तब उनके जाने के उपरांत कवि सम्मेलनों में सम्मिलित होने का भार अयाचित मेरे सिर आ पड़ा। और सत्य तो यह है कि यह भार तब मुझे दुर्वह भी नहीं लगता था। मैं पढ़ने में अच्छी थी और मुझे परीक्षा में अच्छा स्थान और छात्रवृत्ति मिलती रही, पर पाठ्य पुस्तकों के प्रति मेरा घोर विराग ही रहता था। इंटर तक पहुंच जाने पर भी परीक्षा के दिनों में मुझे पुस्तकों के साथ बांध रखने के लिए आचार्य सुधा लता को प्रलोभन देना पड़ता था कि 3 घंटे बैठकर पढ़ने के बाद आइसक्रीम मिलेगी। ग्रीष्म की उस दोपहर की सुनसान में मेरी दृष्टि पुस्तक के पृष्ठ और घड़ी की सुई के बीच में दौड़ लगाती रहती थी, और 4 के अंक पर सुई के पहुंचते ही वे मुझे पुस्तकों के बंडल के साथ अपने दरवाजे पर पाती, और तब आइसक्रीम पाने के उपरांत मैं प्राय उस बंडल को दूसरे दिन के लिए वहीं सुरक्षित रख आती थी। कभी कभी इतने प्रयत्न से पढ़ा हुआ भी व्यर्थ हो जाता था, क्योंकि जब प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करके जाती तब द्वितीय सामने आ जाता, और जब द्वितीय के लिए प्रस्तुत होती तब पता चलता तृतीय आने वाला है। ऐसी स्थिति में कवि सम्मेलनों के प्रति मेरा विशेष अनुराग स्वाभाविक हो गया तो आश्चर्य नहीं। ऐसे कवि सम्मेलन का प्राय छात्रावासों या शिक्षा संस्थाओं के तत्वाधान में किसी वयोवृद्ध कवि की अध्यक्षता में आयोजित होते थे, और उनमें पूर्व निश्चित समस्याओं की पूर्तियां और विषयों पर रचित कविताएं सुनाई जाती थी। उत्तम पूर्तियां और रचनाओं को पदक और पुस्तकों से पुरस्कृत किया जाता था। हिंदू बोर्डिंग हाउस में श्री हरिओत जी की अध्यक्षता में आयोजित ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में हम लोग आहूत थे। मैंने निर्दिष्ट समस्याओं की पूर्ति भी की थी
और निश्चित विषयों पर कविताएं भी लिखी थी। उस समय तक मैं कई सम्मेलनों में उपस्थित होकर कई पदक प्राप्त कर चुकी थी, अतः बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर कुछ सहयोगिनी छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ मंच के एक ओर समासीन थी। अचानक दूसरी ओर बैठे हुए छात्रों और अध्यापकों के परुषाकार समूह में कुछ हलचल सी उत्पन्न करती हुई एक कोमल कांत कृशांगी मूर्ति आविर्भूत हुई। आकंठ अवगुंठित करती हुई हल्की पीताभ सी चादर, कंधों पर लहराते हुए कुछ सुनहले से केश, तीखे नाक्ष और गौर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भवें, खींचे हुए से ओंठ, कोमल पतली उंगलियों वाले सुकुमार हाथ, यह सब देखकर मुझे ही नहीं, मेरी अन्य संगिनियों को भी भ्रम होना स्वाभाविक था। पर हम सब यह देखकर विस्मित हो गए कि वह मूर्ति हमारी ओर न आकर उन्हीं के बीच में प्रतिष्ठित हो गई, जो उसे आकार प्रकार में उतने ही भिन्न जान पड़ते थे जितनी क्षीण तरल जल रेखा से विशाल कठोर पाषाण खंड। 8 बजे हमें अपने छात्रावास लौट जाना था, अतः मैं अपनी कविता सुना भर सकी। सुमित्रा नंदन जी की कविता सुनने का सुयोग उस दिन मुझे मिलते मिलते रह गया। उन दिनों नवीन भाव को नवीन शब्दावली में बांधने वाली कुछ रचनाएं श्री नंदिनी के नाम से प्रकाशित हुई थी। उन रचनाओं की अनेक व्यक्तियों के मन में किसी विशेष प्रतिभा संपन्न नवीन कवित्री के आगमन का विश्वास उत्पन्न कर दिया था। संभवतः सुभद्रा जी इस संबंध में अनजान थी, अन्यथा मुझे इतने अधिक दिन भ्रम में न रहना पड़ता। अंत में कई वर्षों के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के अवसर पर मुझसे अपने कवि मित्र सुमित्रा नंदन जी का परिचय कराया। तब मुझे अपने भ्रम पर इतनी हंसी आई कि मैं शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए भी वहां खड़ी न रह सकी। सुमित्रा नंदन जी हिमालय के पुत्र हैं, पर उन्हें देखकर न उन्नत हिम शिखरों का स्मरण आता है और न ऊंचे चिर सजग प्रहरी जैसे देवदारू याद आते हैं। न सभीत करने वाले गहरे गर्त की ओर ध्यान जाता है और न उच्छृंखल गर्जन भरे निर्झर स्मृति में उदित होते हैं। वे उस प्रशांत छोटी झील से समानता रखते हैं जो अपने चारों ओर खड़े शिखरों और देवदारुओं की गगनचुंबी ऊंचाई को अपने हृदय में प्रतिबिंबित कर उसे धरती के बराबर कर देती है, गहरे गर्तों को अपने जल से सम कर देती है और उच्छृंखल निर्झर के पैरों के नीचे तरल आंचल बिछाकर उसे गिरने चोट खाने से बचा लेती है। उनका जन्म स्थान कौसानी मानो कूर्मांचल का सुंदर हृदय है। वहाँ हिम श्रेणियां रजत वर्णमाला में लिखे सौंदर्य के उज्जवल पृष्ठ के समान खुली रहती है। उस कत्यूर घाटी के बीच में खड़े होकर जब हम एक ओर हिम दुकूलनी चोटियों को और दूसरी ओर चीड़ देवदारुओं की हरी तीमा से अवगुंठित कौसानी को देखते हैं, तब हमें ऐसा जान पड़ता है मानो हिम शिखरों की उज्जवल रेखाओं ने कौसानी के सौंदर्य की कथा लिखी है और कौसानी ने अपने मरकत अंचल में हिमानी का छंद आंका है। ऐसे ही प्रकृति के उज्जवल हरित अंचल में सुमित्रा नंदन जी ने जब आंखें खोली, तब उनकी जन्मदात्री की पलकें चिर निद्रा में मुंद चुकी थी। भाइयों में छोटे होने के कारण और जन्म के साथ मातृहीन हो जाने के कारण उन्हें सबसे प्यार दुलार पाने का अधिकार मिल गया, पर पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक धरती के समान ही जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए माता की स्थिति है। उसके अभाव में दूसरों से जो स्नेह प्राप्त होता है, उसमें अरे बेचारा मातृहीन है का भाव अनजाने ही घुल मिल जाता है। और यह दया भाव दूध में कांजी के समान स्नेह का स्वाद ही दूसरा कर देता है, क्योंकि स्नेह सब कुछ सह सकता है, केवल दया का भार नहीं सह सकता। ऐसे स्नेह पर पलने वाले बालक बड़े होकर सबसे अधिक सहृदय हो सकते हैं, परंतु सबसे अधिक अस्वाभाविकता भी उन्हीं के पल्ले पड़ती है। सुमित्रा नंदन जी के मन का संकोच, उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां सब उनके असाधारण बालकपन की उपज हैं।
पर्वत के एकांत की कल्पना सहज है, पर वह एकांत कितना मुखर हो सकता है, इसका अनुमान बिना वहां रहे संभव नहीं है। उस पर यदि व्यक्ति के मन का तुमुल कोलाहल कुछ क्षणों के लिए शांत हो सके, तो यह मुखरता अपनी शब्द रहित भाषा में ही जीवन के गंभीरतम रहस्य समझा देती है। हिमालय की उपत्यकाओं में जहां तहां घरौंदे जैसे घर बनाकर बसा हुआ मानव प्रकृति की विराटता के सामने छोटा लगने लगता है। फिर वहां नगर के समान एक स्थान पर जन समुद्र भी नहीं मिल सकता, और जो जन है वे अपनी व्यस्तता में ही खो जाते हैं। बाहर के आने वाले झोंके तक उनकी ऊंची ऊंची प्राचीरों से टकराते टकराते कभी किसी कोने तक पहुंच जाते हैं और कभी टूटकर कहीं बिखर जाते हैं। आश्चर्य नहीं कि किशोर कवि प्रकृति के साथ ही दुकेला रहा। उसे झरनों नदियों में लाश दिखाई दिया, पक्षियों भ्रमरों में संगीत सुनाई दिया, फलों कलियों में हंसी की अनुभूति हुई, प्रभात का सोना मिला, रात में रजत राशि प्राप्त हुई। पर कदाचित हंसने रोने वाला हृदय इस भूल भुलैया भरी चित्रशाला में खोया रहा। आंसू के खारे पानी में डुबाए बिना सौंदर्य के चित्र रंग पक्के नहीं हो सकते, पर प्रकृति के पास सौंदर्य है, आंसू नहीं। सुमित्रा नंदन जी को स्वभाव और शरीर में असाधारण कोमलता मिली है, परंतु उसमें प्रकृति के क्षतिपूर्ति संबंधी नियम का अभाव नहीं है। स्वभाव को जीवन के अनेक चढ़ाव उतारों और सम विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा है, और शरीर को न जाने कितने रोगों से जूझना पड़ा है। पर जिस नियम से आज के वैज्ञानिक ने मकड़ी के कोमल झीने तंतु में न टूटने वाली दृढ़ता का पता लगा लिया है, उसी नियम के अनुसार सुमित्रा नंदन जी के सुकुमार शरीर और कोमल प्रकृति ने सब अग्नि परीक्षाएं पार कर ली हैं। पर यदि परीक्षा के अंत में परीक्षित वस्तु कुछ और बन जावे, तो फिर उसका मूल्यांकन भी बदल जाता है। सुवर्ण परीक्षित होकर अधिक दीप्तमय सुवर्ण ही रहे, तभी उसकी परीक्षा उसे अधिक महार्घता दे सकती है। सुमित्रा नंदन जी का स्वभाव आज भी कोमल है और शरीर आज भी सुकुमार है। अनुभव ने इस कोमलता और सुकुमारता पर एक आर्द्रता का पानी ही फेरा है। जिस प्रकार आकाश की ऊंचाई से गिरने वाला जल किशलों और फूलों पर स्वच्छता के अतिरिक्त और कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संघर्षों ने उनके जीवन पर अपनी रुक्षता और कठोरता का इतिहास नहीं लिखा है। जब वे तीसरी कक्षा के बाल विद्यार्थी थे, तभी उन्हें अपने गोसाई दत्त नाम की कवित्वहीनता अखरने लगी। सुमित्रा नंदन जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोज लेने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। वेशभूषा, रहन सहन से लेकर सूक्ष्म भाव और चिंतन तक सब कुछ उनके स्पर्श मात्र से असाधारणता पाता रहा है। जीवन में प्रत्यक्ष पार्थिव से अव्यक्त सूक्ष्म तक ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उपेक्षा से मनुष्य को सार तत्व प्राप्त हो सके। इस सिद्धांत को जितनी पूर्ण कसौटी सुमित्रा नंदन जी के जीवन में मिली है, उतनी अन्यत्र नहीं। बदलती हुई सम विषम परिस्थितियों में उन्हें नूतन सृजन की संभावनाएं इस प्रकार संचालित करती हैं कि वे संघर्ष को भूल जाते हैं। कॉलेज छोड़ने के किसी पूर्व निश्चय के बिना ही वे महात्मा गांधी की सभा में पहुंच गए, और यदि भाई देवीदत्त जी की सूचना पर विश्वास किया जाए, तो मानना होगा कि उन्होंने ही पीछे से इनकी कुहनी थामकर इनका हाथ ऊंचा कर दिया। पर इन्हें वह परिवर्तन भी आमंत्रण भरा लगा जिसमें नौकरी चाकरी, ऊंचे पद आदि की कोई रेखा नहीं थी। केवल एक शून्य पट पर लेखनी अंकित थी। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता को ऊंची सीढ़ी से विपन्नता की अंतिम सीढ़ी तक तो उन्होंने अनेक चढ़ाव उतार देखे हैं। जिस अल्मोड़े में उनके कई मकान थे, वहीं किराए की छोटी कॉटेज में रहते हुए भी न उनकी हंसी मलिन हुई और न अभिमान आहत हुआ। वे किसी वीतराग दार्शनिक की तटस्थता की साधना नहीं कर रहे थे, वरन उनकी स्थिति उस बालक से समानता रखती थी जो अपने घरौंदे के बनाने में
जितना आनंद पाता है मिटाने में उससे कम नहीं। परिवार का ढांचा टूट गया था, साहित्य से कोई विशेष आय नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में वे कई वर्ष कालाकांकर में रहे। उनके क्षेत्र संन्यास का अर्थ समझने के लिए जाकर मैंने उन्हें जिस उत्साह भरी स्थिति में पाया, उसने मेरे प्रश्न को उत्तर बना दिया। टीले पर बनी अपनी उस कुटी का नक्षत्र नाम रखकर वे किसी नवीन सृजन की दिशा का अनुसंधान करने में लगे हुए थे। ग्रामीणों के कुतूहल और नागरिकों की हंसी सहकर भी अपने जिन केशों में हर घुमाव पर उनका ध्यान रहता था, एक दिन उन्हीं को काट फेंकना भी उनके लिए सहज हो गया। लंबी अलकों को काट छांट कर हाफ पैंट और कमीज में प्रसाधित छड़ी की मुठ उंगलियों में दबाए जब वे मेरे यहाँ पहुंचे, तब मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्हें कोई नया क्षितिज मिल गया है। ग्राम्या युगवाणी आदि में उन्होंने अपनी सद्य प्राप्त यथार्थ भूमि की संभावनाओं को स्वर चित्रित करने का प्रयत्न किया है। आज फिर वे अपने लंबे गंगा यमुनी केशों को लहराते हुए चिर परिचित कवि रूप में उपस्थित हैं। इसका अर्थ है कि उनकी अनंत सृजन संभावनाओं का कोई त्योहार निकट है। उनके लक्ष्य खोजी मन के निरंतर शर संधान से उनका सुकुमार शरीर थक जाता हो तो आश्चर्य नहीं। लंबी अस्वस्थताएं इसी ओर संकेत करती हैं। एक बार वे क्षय के संदेह में बहुत दिनों तक स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में रहे। कई बार टाइफाइड से पीड़ित होकर जीवन मृत्यु की संधि में पड़े रहे, पर उनके मन और शरीर दोनों ने अपनी अपनी सीमा में जिस इस्पाती तत्व का परिचय दिया है, वह पराजय नहीं मानता। व्यवहार में वे अत्यंत शिष्ट, मधुरभाषी और विनोदी हैं। उनकी कोई बात किसी को किसी तरह की चोट न पहुंचा दे, इसका वे इतना ध्यान रखते हैं कि श्रोता सचमुच चोट की कल्पना करने लगे तो अस्वाभाविक न कहा जाएगा। कवि पुत्र परिवार का सबसे बेकार अंग माना जाता है। सुमित्रा नंदन जी ने कमाऊ सपूत बनकर सबके ललाट का लांछन धो डाला है। परिग्रह की दृष्टि से वे चिर कुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। आरंभ में उनकी गृहस्थी के लिए परिस्थितियां बाधक रही और जब परिस्थितियों ने अनुकूलता दिखाई, तब उनकी मानसिक संततियों की अनंता ने उनका मार्ग रोक दिया। अच्छा है कि घने लहरे रेशम के बाल, धरा है सिर पर मैंने देवी, तुम्हारा यह स्वर्गिक उपहार, कहकर उन्होंने अपनी भावी गृहिणी को मुक्ति दी। इस उदारता के लिए उन्हें उस अलक्ष्य गृहिणी की ओर से सब महिलाओं को साधुवाद देना उचित है, जिसके पारे जैसे मन का साथ शरीर भी नहीं दे पाता, उसके पीछे बेचारी गृहिणी कैसे दौड़ पाती। ऐसे चिर सृजनशील कलाकार चिर कुमार देव ऋषि नारद की कोटि के होते हैं, जिनकी गृहस्थी बसने के क्षण में स्वयं भगवान तक बाधक बन बैठे थे। आधुनिक युग साहित्यकार की चरम शक्ति परीक्षा का काल रहा है। संघर्ष की इस झंझा ने विशाल जहाजों को तट पर ही पछाड़कर तोड़ डाला, ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों को झकझोर कर धराशात कर दिया। हम में से जो सबसे कोमल सुकुमार साथी था, उसके लिए सबकी चिंता स्वाभाविक ही कही जाएगी। पर आंधी के थमने पर हमने देखा कि लचीले बेत के समान झुककर उन्होंने तूफान को अपने ऊपर से बह जाने दिया है और अब वे नए प्रभात के अभिनंदन के लिए उन्मुख खड़े हैं। सुमित्रा नंदन जी की हंसी पर श्रम बिंदुओं का बादल नहीं घिरा हुआ है, वरन श्रम बिंदुओं के बादल के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ उनकी हंसी का इंद्रधनुष उदय हुआ है।